नमस्कार। इस सेशन में हम वेज सैलरी से रिलेटेड थीरीज को पढ़ेंगे। कुछ थीरीज है जिसके बेसिस पे वेज का डेवलपमेंट हुआ है। वेज जो है बहुत से थ्योरी से होकर के गुजरा हुआ है, तो उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली थ्योरी जो है सब्सिस्टेंस थ्योरी है। 8 तरह की थ्योरी यहाँ पर दी गई है, 8 का हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सब्सिस्टेंस थ्योरी जो है इसको आयरन लॉ वेज थ्योरी भी बोलते हैं। मतलब कम से कम इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको वर्कर को इतना देना पड़ेगा जिससे वो सब्सिस्टेंस कर सके, जिससे वो एग्जिस्ट कर सके, जिससे वो रह सके। उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए वेज को देना जरूरी है। और इस थ्योरी को जो डेवलप किया था वो डेविड रिकार्डो ने डेवलप किया था। डेविड रिकार्डो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है और उसको इन्होंने रिकॉर्ड किया। एंड द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सपाउंडेड बाय माल्थस वाज बेस्ड अपॉन दिस आयरन लॉ ओनली। सो सब्सिस्टेंस एक लेवल होता है कि उससे नीचे तो आदमी जी ही नहीं पाएगा, तो आपको मिनिमम उतना वेज देना है जिससे वर्कर सरवाइव कर सके। उसको सब्सिस्टेंस वेज थ्योरी कहते हैं। उसके बाद से वेज फंड थ्योरी है, ये एडम स्मिथ ने इसको प्रोपाउंड किया है। और वेज फंड थ्योरी में ये उनका मानना ये है कि वेजेज आर पेड आउट ऑफ ए प्री डिटरमाइंड फंड ऑफ वेल्थ। कंपनी वाले एक पोर्शन फिक्स कर देते हैं कि 2%, 3%, 4%, 5% प्रॉफिट का जो होगा उससे वेज फंड बनाएंगे और उस वेज फंड में से हम वर्कर को पेमेंट करेंगे। तो अगर वेज फंड अच्छा है तो पेमेंट भी अच्छा जाएगा, अगर वेज फंड कम है तो पेमेंट भी कम जाएगा। तो इसलिए डिमांड फॉर लेबर एंड वेजेस पेड आर डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द फंड। उसके बाद से रेसिजुअल क्लेमेंट थ्योरी है। रेसिजुअल क्लेमेंट थ्योरी में बताया जाता है कि 4 फैक्टर हैं प्रोडक्शन के: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मतलब ऑनर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर, एम्प्लॉयर, ये 4 मेन प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। लेबर इज द रेसिजुअल क्लेम। कहने का मतलब कि प्रोडक्शन से जो कुछ भी मिलेगा उसमें से पहले 3 को बांटा जाएगा और उससे अगर कुछ बचता है तब लेबर को दिया जाएगा। इसकी बहुत आलोचना हुई क्योंकि इट डज नॉट कंसीडर रोल ऑफ लेबर इन द प्रोडक्टिविटी, जबकि लेबर का सबसे ज्यादा योगदान है। तो इसलिए ये रेसिजुअल क्लेमेंट थ्योरी की आलोचना बहुत हुई है। सरप्लस वैल्यू थ्योरी, इसमें क्या है, कार्ल मार्क्स का कहना है कि लेबर इज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स विच कुड बी परचेज्ड ऑन पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस प्राइस। इनका कहना है कि वर्कर को क्या करेंगे, सब्सिस्टेंस प्राइस जो भी मिनिमम जिस पर उसको रखा जा सकता है, बंधुआ मजदूर की तरह उसको अपने पास रखा जा सकता है। प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द लेबर टाइम नीडेड फॉर द प्रोड्यूसिंग इट एंड लेबर इज नॉट पेड इन प्रोपोर्शन टू द टाइम स्पेंट ऑन। तो इससे क्या होगा, लेबर को प्रोपोर्शनेट नहीं पे करेंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयर का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट जो होगा सरप्लस होगा। तो इसलिए सरप्लस वैल्यू थ्योरी इसको नाम दिया गया। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें मान लीजिए कि किसी कंपनी में 50 वर्कर काम कर सकते हैं, तो 1 से लेकर के 25 तक अगर काम करेंगे, 1 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो मार्जिनल में क्या होता है, अगर सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि मशीन उतनी ही चल रही है, फैन उतने ही चल रहे हैं, लाइट उतनी ही चल रही है, स्पेस उतना ही चल रहा है, मैनेजमेंट उतना ही लग रहा है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी उतनी ही है। तो इसलिए अगर 50 आदमी का जगह है, 50 आदमी का वहां पर काम करने का व्यवस्था अगर सिर्फ 10 कर रहे हैं तो कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो वहां पर 30-40 लगाएंगे, धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होता जाएगा, मतलब प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ रही है। 50 लगाएंगे तो 50वां आदमी के लगाने से उसकी प्रोडक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो जाती है और वो मैक्सिमम पर है। अब वहां से अगर 51वां लगाते हैं,
शायद उसको मशीन के लिए वेट करना पड़े, शायद उसको उसके टर्न के लिए वेट करना पड़े, शायद उसके लिए वहाँ पर एडिक्वेट लाइटिंग ना हो। वहाँ से क्या होगा, उसका जो प्रोडक्टिविटी है, एक आदमी के जुड़ने से जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, वो 51वां आदमी के लगाने से वो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा। 50 आदमी का जगह है, 60 आदमी लगा दिए, बैठने का जगह नहीं, काम कहाँ से करेंगे वो। तो इसलिए एक लेवल होता है जहां तक आदमी जोड़ते रहिए तो प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, और उस लेवल के बाद से अगर आप आदमी जोड़ते हैं तो प्रोडक्शन घटने लगेगा। तो वो लास्ट आदमी जिसको जोड़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है उसको मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि वेजेज आर बेस्ड अपॉन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्सन। लास्ट आदमी के आने से जितनी उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उसी के अनुसार बाकी सारे 50 लोगों को पे किया जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है एक साइंटिफिक थ्योरी है। The result is that the employer has a larger share in profit as has not to pay to non-marginal workers. Non-marginal workers को नहीं पे करना है। The bargaining theory of wages, जॉन डेविडसन है। Wages are determined by relative bargaining power of workers and trade unions and employees। कहने का मतलब ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर इन दोनों के बीच में बार्गेनिंग होती है, और बार्गेनिंग होने के बाद से एक कॉमन सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, और वहीं जो जगह होता है वो पेमेंट फिक्स होता है, वेजेस फिक्स होते हैं। अगर यूनियन कमजोर पड़ गया तो एम्प्लॉयर की बात माननी पड़ेगी, अगर यूनियन मजबूत पड़ गया तो यूनियन की बात मान, दोनों बीच में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उस कॉम्प्रोमाइज प्लेस को ही वेज लगाएंगे, और उसको बार्गेनिंग थ्योरी कहते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है ये सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी है। अगर टोटली अगर ज्यादा वर्कर आ रहे हैं, सप्लाई ज्यादा हो गया, सप्लाई ऑफ वर्कर अगर ज्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया तो सैलरी कम हो जाएगी, और सप्लाई ऑफ वर्कर कम हो गया और डिमांड ज्यादा हो गया उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो टोटली सप्लाई एंड डिमांड पर बेस्ड है। कॉम्पिटिटिव थ्योरी, wages are fixed in accordance with the demand and supply. Workers would be attracted by high wages to industries, occupation and localities। इसमें कंपटीशन थ्योरी जो है थोड़ा सा हटके है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है एक पूरे मार्केट को लेके चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई को। कॉम्पिटिटिव थ्योरी में क्या है कि बगल वाली कंपनी आपको अगर ज्यादा दे रही है तो आप वहां पर चले जाएंगे, जहां पे आप काम कर रहे हैं अगर वहां पे कम मिल रहा है और उसकी तुलना में दूसरा कोई कंपनी दे रही है ज्यादा तो आप वहां पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव वेजेस थ्योरी लगाते हैं। वेजेज आर फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड एंड सप्लाई। वर्कर्स वुड बी अट्रैक्टेड बाय हाई वेजेस टू इंडस्ट्रीज, ऑक्यूपेशन एंड लोकलिटीज। जगह जगह के अनुसार फर्क पड़ता है उसका। इन सबके बावजूद एक वेज डिफरेंशियल एक टर्मिनोलॉजी होती है। इन सबके बावजूद भी जगह के अनुसार, काम के अनुसार, लेवल के अनुसार वेज में डिफरेंस आते हैं। जो गांव में जितनी सैलरी मिलती है वही सैलरी मुंबई में मिलेगा, वो आदमी जाएगा नहीं मुंबई में। तो जो सैलरी दिल्ली में मिलती है वो सैलरी गांव में नहीं मिल सकती है, क्योंकि लोकेशन का फर्क हो गया है। तो इसमें क्या है, वेज डिफरेंशियल होता है, और वेज डिफरेंशियल जो है डिमांड फॉर लेबर के बेसिस पे हो जाएगा, सप्लाई ऑफ लेबर के बेसिस पे हो जाएगा, लेवल ऑफ एबिलिटी रिक्वायर्ड के बेसिस पे हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब टाइप्स ऑफ वेज डिफरेंशियल जो होते हैं वो एम्प्लॉयज के कैरेक्टर बेस्ड होगा, रीजनल बेस्ड होगा, इंडस्ट्री बेस्ड होगा। वेज डिफरेंशियल जो होते हैं किसी किसी इंडस्ट्रीज में वेज अलग होते हैं, किसी किसी रीजन के वेज अलग होते हैं, और किसी किसी एम्प्लॉय का अपना जो लेवल होता है उसका वेज अलग होता है। तो इस तरीके से वेज में डिफरेंसेस आते हैं। जितने लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनको भी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास के साथ तरह अब तो XY हो गया है, तो XY सिटी की तरह उनको HRA मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है। तो वेज डिफरेंशियल तो हुए ना। तो वेज डिफरेंशियल होते हैं इंडस्ट्री के अनुसार, रीजनल के अनुसार, एम्प्लॉय कैरेक्टर के अनुसार।
पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि डिग्री ऑफ स्किल्ड फेयर वेज कमिटी रिकमेंडेड दैट वेज डिफरेंशियल इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ स्किल्ड रिक्वायर्ड, द स्ट्रेन ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्ड, एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। अगर कोई अच्छा ट्रेंड है तो उसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कम ट्रेंड है उसको कम सैलरी देनी पड़ेगी। लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ज़्यादा सैलरी आएगी, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम सैलरी आएगी। मेंटल एंड फिजिकल एग्जर्शन कैसा है उसको भी देखना है, और फटीग इन्वॉल्व देखना है, काम करने से कितना थकान हो जाता है उसको भी देखना है, और उसके अनुसार वेज डिफरेंशियल होते हैं, इसको फिक्स किया जाता है। एरिया टू एरिया, कंपनी टू कंपनी, मैन टू मैन डिफर करता है। रेमुनरेशन क्या है? द करेक्ट टर्म रेमुनरेशन comes to use from the Latin remunerators, which means to reward. One of the most important element in human resource management is compensation or remuneration. Remuneration is the compensation an employee receives in return of his or her contribution to the organization. So remuneration is concerned with the needs, motivation and rewards. इस सबसे मिला जुला करके है। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन इज सैलरी पेड टू द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी ऑन द टॉप ऑफ मैनेजरियल लेवल। एग्जांपल ऑफ वन सच पोस्ट इज डायरेक्टर। डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी भी कहते हैं, रेम्यूनरेशन होता है इसको। रेम्यूनरेशन को डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट बहुत जल्दी चेंज हुए हैं। टू क्लियर अप द कंसेप्ट दैट एक्ट आल्सो डिफाइंस हु इज मैनेजर एंड हु इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैनेजर कौन है, डायरेक्टर कौन है, और किसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, किसको वेज दिया जाता है, ये कंपनी एक्ट में डिसाइड हुआ है। तो इस तरीके से हम वेज थ्योरी को भी कंप्लीट कर लिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।